हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मानव देवबा पे। मैं मानव देवबा एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें आप डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहले प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। मूल अधिकार संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? आपके ऑप्शंस हैं: ए भाग 1, बी भाग 2, सी भाग 3, डी भाग 4। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भाग 3। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक दिए गए हैं। भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा एक घोषणा पत्र था जो सन 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा वहाँ के सामंतों के दबाव में जारी किया गया था, जिसमें इंग्लैंड की प्रजा को मौलिक अधिकार दिए गए थे। क्योंकि भारत का जो संविधान का भाग 3 है, वह भी भारत के नागरिकों को मूल अधिकारों की गारंटी देता है, इसलिए इसको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वर्तमान समय में संविधान में 6 मूल अधिकार हैं, परंतु जब संविधान हमारा लागू हुआ था उस समय इसमें 7 मूल अधिकार दिए गए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक मूल अधिकार नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं: ए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी समानता का अधिकार, या फिर डी संपत्ति का अधिकार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी संपत्ति का अधिकार। जो संपत्ति का अधिकार है वर्तमान समय में अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत एक संवैधानिक या फिर एक विधिक अधिकार है। जब संविधान लागू हुआ था उस समय यह एक मौलिक अधिकार था अनुच्छेद 31 के अंतर्गत, परंतु बाद में सन 1978 में 44वां संविधान संशोधन होता है और इसके द्वारा जो है इसको मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को संसद द्वारा बनाई गई किसी भी विधि या कानून की समीक्षा करने की शक्ति प्रदान करता है? आपके ऑप्शंस हैं: ए अनुच्छेद 12, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 13, या फिर डी अनुच्छेद 21। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 13। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 13 है यह न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है। इसके साथ ही साथ जो अनुच्छेद 13 है यह विधि शब्द को भी परिभाषित करता है। विधि शब्द की परिभाषा के अंतर्गत संसद या राज्य विधायिकाओं द्वारा बनाए गए कानून, राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश, या फिर किसी लोकल अथॉरिटी द्वारा जारी किए गए अध्यादेश, या फिर जो हमारे समाज में चली आ रही प्रथाएं या रिवाज हैं, वो सभी विधि शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। और यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि कोई कानून जो है असंवैधानिक है या संविधान का उल्लंघन करता है, तो न्यायपालिका चाहे तो उस पूरे कानून को, या फिर जिस हद तक वह कानून संविधान का उल्लंघन कर रहा है उस मात्रा तक उस कानून को शून्य कर सकती है। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) का संबंध किससे है? आपके ऑप्शंस हैं: ए शिक्षण संस्थानों में आरक्षण, बी नौकरियों में आरक्षण, सी गिरफ्तारी के विरुद्ध अधिकार, या फिर डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शिक्षण संस्थानों में आरक्षण। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(4) है यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए जो है शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान करता है। इसे जो है प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जो है संविधान में जोड़ा गया था। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नौकरियों में आरक्षण का आधार है? आपके ऑप्शंस हैं: ए अनुच्छेद 15(5), बी अनुच्छेद 16(4), सी अनुच्छेद 17, या फिर डी अनुच्छेद 18। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 16(4). भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता प्रदान करता है। इसमें कहा गया है, यानी अनुच्छेद 16(2) में लिखा है कि जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान, उद्भव और निवास के आधार पर लोक नियोजन के विषय में राज्य भेदभाव नहीं करेगा। परंतु जो अनुच्छेद 16(4) है उसमें यह भी जोड़ा गया है कि जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या समाज के अन्य पिछड़े तबके जिनका जो है राज्य की नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है,
राज्य चाहे तो उनके साथ सकारात्मक भेदभाव कर सकता है, अर्थात उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है ताकि उन्हें भी जो है नौकरियों में प्रतिनिधित्व मिल सके। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम पर रोक लगाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 24, बी अनुच्छेद 23, सी अनुच्छेद 21 या फिर डी अनुच्छेद 22। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 24। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 है वह बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है। इसके तहत यह उपबंध किए गए हैं कि जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको फैक्ट्रियों में, कल कारखानों में या फिर किसी जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। इस अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 24 के आधार पर ही बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 को लागू किया गया और 2016 में बाल श्रम निषेध एवं रोकथाम संशोधन अधिनियम लाया गया। इसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सभी प्रकार के जो है व्यावसायिक कार्यों में लगाने पर रोक लगाई गई है और जो 14 से 18 वर्ष के किशोर हैं उनको जो है खतरनाक व्यवसायों में लगाने पर प्रतिबंध इस कानून के तहत लगाया गया है। तो अगला प्रश्न है, समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 40, बी अनुच्छेद 39D, सी अनुच्छेद 41 या फिर डी अनुच्छेद 42। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 39D। जो संविधान का अनुच्छेद 39D है वह समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है। संविधान के अनुच्छेद 39D में साफ साफ लिखा है कि जो राज्य है वह महिला एवं पुरुष दोनों को जो है यदि वह एक जैसा काम कर रही हैं तो उनको एक जैसा वेतन प्रदान वह करे। क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि महिलाएं और पुरुष एक जैसे कार्य में संलग्न होते हैं परंतु महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कम वेतन दिया जाता है। इसके अलावा जो अनुच्छेद 39 में यानी अनुच्छेद 39A में लिखा है कि महिला एवं पुरुषों को रोजगार के समान अवसर राज्य प्रदान करेगा और अनुच्छेद 39B में मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का आवंटन इस प्रकार करने की बात की गई है कि अधिकतम कल्याण संभव हो। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है? आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 12, बी अनुच्छेद 36, सी अनुच्छेद 12 एवं 36 दोनों या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 12 और 36 दोनों। तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 है इसमें राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार जो है राज्य शब्द में केंद्र सरकार, भारत की संसद, राज्य सरकार, राज्यों की विधायिका और भारत के अंतर्गत पड़ने वाले सभी जो है स्थानीय और अन्य प्राधिकरण आते हैं। और जो अनुच्छेद 36 है उसमें नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है और इसमें लिखा है कि अनुच्छेद 36 के अनुसार जो राज्य शब्द की परिभाषा है वह वही होगी जो अनुच्छेद 12 में उल्लिखित है। तो अगला क्वेश्चन है, निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 39A, बी अनुच्छेद 41, सी अनुच्छेद 42 या फिर डी अनुच्छेद 43। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 39A। यहाँ पर जो कैपिटल ए दिया गया है यानी अनुच्छेद 39A, इसका तात्पर्य यह है कि यह जो है अनुच्छेद 39 से अलग एक अनुच्छेद है और इसको संविधान संशोधन के द्वारा बाद में जोड़ा गया। क्योंकि भारत की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वह गरीब और अशिक्षित है, तो शिक्षा और धन के अभाव में कोई गरीब व्यक्ति या फिर किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने से वंचित ना रह जाए, इसलिए अनुच्छेद 39A को संविधान में जोड़ा गया ताकि राज्य जो है कोई उपयुक्त स्कीम बनाकर या फिर किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था इन गरीब लोगों के लिए कर सके ताकि इन्हें भी जो है न्याय प्राप्त हो सके। तो जो भारतीय संविधान की उद्देशिका है उसमें भी इस बात का उल्लेख है कि राज्य राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय को स्थापित करेगा। तो इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 1987 में नलसा एक्ट यानी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट लाया गया, जिसके अनुसार जो है SC ST महिलाएं अथवा मानव तस्करी से पीड़ित और सामूहिक आपदा यानी जैसे बाढ़ या सूखा से पीड़ित व्यक्ति, ऐसे अन्य भी जो व्यक्ति यहाँ पे जो मेंशन किए गए हैं वो लोग हैं जो मुफ्त जो है विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महिलाओं को प्रसव सहायता देने से संबंधित है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 40, बी अनुच्छेद 42, सी अनुच्छेद 46 या फिर डी अनुच्छेद 47। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 में उपबंध किया गया है कि राज्य जो है अपने नागरिकों को कार्य करने के लिए मानवोचित दशाएं प्रदान करेगा तथा राज्य जो है महिलाओं को जो है मैटरनिटी रिलीफ भी देगा। मैटरनिटी रिलीफ का तात्पर्य यहाँ पर जो है महिलाओं को डिलीवरी के बाद दी जाने वाली सुविधाओं से है और साथ ही साथ जो काम करने वाली महिलाएं हैं अर्थात जो जॉब करती हैं उनको जो है 6 महीने का अवकाश अपने बच्चे के पालन पोषण करने के लिए दिया जाता है और उस दौरान उन्हें सभी सुख सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जो उन्हें नौकरी के दौरान मिलती हैं। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद गोवध को प्रतिबंधित करता है? आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 48, बी अनुच्छेद 43 बी, सी अनुच्छेद 49 या फिर डी अनुच्छेद 50। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 48। वर्तमान समय में जो है कई राज्यों में बीफ को बैन किया गया है। तो इस बीफ को बैन करने के पीछे जो संवैधानिक आधार है वह है संविधान का अनुच्छेद 48, जिसमें लिखा है कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा। अर्थात राज्य जो है कृषि और पशुपालन में जो है वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल करके उनको बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। और इसके साथ ही साथ यह भी लिखा है कि जो गाय हैं और उनके जो बछड़े हैं और उसके साथ ही साथ जो दुधारू पशु हैं उनकी नस्लों का परिरक्षण करेगा और उनके वध पर रोक लगाने के लिए राज्य कदम उठाएगा। तो जो बीफ बैन किया जाता है उसका जो आधार है वह अनुच्छेद 48 ही है। तो अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 44, बी अनुच्छेद 45, सी अनुच्छेद 47 या फिर डी अनुच्छेद 46। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 44। जो समान नागरिक संहिता शब्द है इसका तात्पर्य है सभी लोगों के लिए एक जैसा कानून। अब आप लोग पूछेंगे कि क्या भारत में सबके लिए एक जैसा कानून नहीं है क्या? तो देश में जो कानून है वो कई सारे तो ऐसे कानून हैं जो सभी नागरिकों पे समान रूप से लागू होते हैं, परंतु विवाह और उत्तराधिकार संबंधी कानून और तलाक संबंधी कानून ऐसे कानून हैं जो धर्म के आधार पर बनाए गए हैं। तो इसीलिए अनुच्छेद 44 में प्रावधान किया गया कि जैसे जैसे समय बीतता रहेगा अर्थात जैसे जैसे लोग शिक्षित होते जाएंगे तो राज्य जो है समान नागरिक संहिता यानी सभी के लिए एक जैसा कानून लागू करने की व्यवस्था करेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है? यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 40, बी अनुच्छेद 42, सी अनुच्छेद 46, डी अनुच्छेद 47। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 40। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 है उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा है कि राज्य जो है ग्राम पंचायतों के गठन को बढ़ावा देगा और साथ ही साथ जो ग्राम पंचायतें हैं उनको ऐसी शक्तियां और ऐसे अधिकारों से संपन्न करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम बनाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि जो ग्राम पंचायतें होंगी वो स्वतंत्र होकर कार्य कर सकेंगी। तो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का एंड। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।